सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताया था कि यार लाइट, हमारे लाइट का नेचर कैसा है? वेव नेचर है या फिर पार्टिकल नेचर है? डुअल। वेरी गुड, कि भैया लाइट का हमारे पास डुअल नेचर है। मतलब लाइट एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है और एज अ वेव भी बिहेव करती है। लेकिन बस दिक्कत क्या है कि कुछ फिनोमिनन ऐसे हैं जहां पे लाइट का पार्टिकल नेचर ज्यादा डोमिनेंट करेगा। मतलब वो सिर्फ पार्टिकल नेचर ही एक्सप्लेन कर पाएगा। वेरेस कुछ फिनोमिनन ऐसे हैं जहां पे लाइट का वेव नेचर ज्यादा डोमिनेंट रहेगा। मतलब वेव नेचर ही उसको एक्सप्लेन कर पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भी फिलहाल के लिए पढ़ लेते हैं कि पार्टिकल नेचर कौन सा फिनोमिनन है जो सिर्फ पार्टिकल नेचर ही एक्सप्लेन कर पाता है? फोटो इलेक्ट्रिक। वेरी गुड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमारा इमिशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब हमारा पार्टिकल नेचर क्रॉसिंग। ही एक्सप्लेन कर पाता है। वेरी गुड। वेयरएस अगर मैं पूछूं वेव, भाई कौन से फिनोमिनन है जो सिर्फ वेव नेचर एक्सप्लेन कर सकता है? डिफ्रैक्शन। भाई वेरी गुड, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया। ये सब फिनोमिनन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारा वेव नेचर एक्सप्लेन कर सकता है। तो यार अभी हमारे पास क्या करना है? हमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़नी है। मतलब हमें रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट पढ़ना है। तो रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट दोनों से ही ज्यादा समझ में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ज्यादा डोमिनेंट है। पार्टिकल नेचर से समझना चाहो तो पार्टिकल नेचर से भी समझ सकते हो, वेव नेचर से भी समझ सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने आपको बोला था कि आप इस केस में लाइट को एज अ वेव ही लेके चलो। तो अगर आप लाइट को एज अ वेव लेके चल रहे हो तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम या एयर के अंदर? 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकंड। भैया बहुत बढ़िया, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू है सिर्फ वैक्यूम और एयर के अंदर। अगर किसी और मीडियम के अंदर हम गए तो ये स्पीड की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो मैंने आपको ये बोला था कि यार याद रखना कि हमारी जो स्पीड ऑफ अ वेव है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? वो हमारी मीडियम पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे हमारा डेंसर मीडियम होगा, जैसे जैसे हमारा डेंसर मीडियम होगा, स्पीड की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? स्पीड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। और स्पीड ऑफ अ वेव का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। पहले यहां तक चेक करो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। बढ़िया, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। फिर मैंने कहा कि यार अगर ये एक वेव है तो इससे रिलेटेड एक और टर्म होगा फ्रीक्वेंसी। और हमारी फ्रीक्वेंसी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? हमारी फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सोर्स। सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है। तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है तो इस केस में हम यही लेके चलेंगे कि हमारी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। चाहे लाइट रे रिफ्लेक्ट करे, चाहे रिफ्रैक्ट करे, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी क्योंकि उन सबका सोर्स सेम रहेगा। उसके बाद बस एक लास्ट चीज और बताई थी मैंने, इंटेंसिटी। कि इंटेंसिटी क्या होगा? इंटेंसिटी का बेसिकली मतलब होगा एनर्जी। एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। मतलब ये कुछ ना कुछ एनर्जी से रिलेटेड होगा। तो लाइट रे अगर फॉल डाउन कर रही है तो मतलब उसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, वो अपने साथ कुछ ना कुछ एनर्जी कैरी करके चल रहा होगा। ये तो है बिल्कुल थ्योरेटिकल बकवास। बेसिक नॉलेज चेक कर लो, यहां तक कोई डाउट नहीं है तो आते हैं चैप्टर को शुरुआत पे। भैया यस डन? बढ़िया। अब मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से करी थी। मैंने कहा था कि सपोज यार ये आपके पास कोई एक मीडियम है और इस मीडियम के ऊपर हमारी लाइट रे फॉल डाउन कर रही है। तो जो ये लाइट रे फॉल डाउन कर रही है ये तो बन जाएगी हमारी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और इसके कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, स्पीड होगी, फ्रीक्वेंसी होगी और कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। ये मैंने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। तो आपको बताना है हमारी लाइट रे जब किसी एक सरफेस पे फॉल डाउन करेगी तो कौन कौन से फिनोमिनन हो सकते हैं इस लाइट रे के साथ? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। भाई वेरी गुड। एक हो सकता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि भैया लाइट रे हमारा सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक कर जाएगी। बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे इन द सेम मीडियम, ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या होता है हमारे पास? डिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का दूसरा नाम ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब दूसरे मीडियम में पास कर जाना। तो भैया हमारी ये लाइट रे का कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट कर जाएगा। ऊपर मीडियम एयर है, नीचे कुछ ना कुछ और मीडियम है। तो अगर मैं कोई और मीडियम ले रहा हूं तो वो तो एयर से डेंसर ही होगा। तो इसलिए इस लाइट रे को मैंने किधर बेंड कराया है? टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कराया है।
और तीसरा तीसरा फिनोमिनन मैंने बताया था, क्या होता है तीसरा फिनोमिनन? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। अब देखो मैं बिल्कुल अब फिर से उस पर जा रहा हूँ, धीरे से चलूंगा, देखते रहना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा ये एक इंसिडेंट रे है जो फॉल डाउन कर रही है किसी भी एक सरफेस के ऊपर। लाइट रे है तो उससे रिलेटेड क्या होगा? वेव है ये, तो कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, कुछ ना कुछ स्पीड होगी सी, फ्रीक्वेंसी होगी और वेवलेंथ होगी। अब हमने क्या करा, हमने कहा कि भैया इस लाइट के साथ तीन फिनोमिनन हो सकते हैं कि कुछ पार्ट इस लाइट का रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा सेम मीडियम के अंदर, तो वो हो गया रिफ्लेक्शन। तो मुझे आप ये बताओ रिफ्लेक्टेड रे के ये चारों टर्म्स पे क्या फर्क पड़ेगा? इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी इंटेंसिटी? चेंज हो जाएगी। सेम। इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी और वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यार मैंने कहा कि जो ये लाइट रे आई है आई, इसको मैं तीन पार्ट्स में यूटिलाइज कर रहा हूं। मैंने कहा कि भैया लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट का कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट करेगा, ट्रांसमिट करेगा, और लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करेगा। तो मतलब मैंने एक लाइट रे को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, तो डेफिनेटली इसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी? तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। काव्य क्लियर है? यस सर। डन। स्पीड के साथ क्या होगा? सेम। स्पीड सेम रहेगी क्योंकि मीडियम सेम है, एयर और एयर, स्पीड सेम रहेगी। भैया फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी क्योंकि सोर्स पे डिपेंड करती है। स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। तो जब स्पीड चेंज नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, तो वेवलेंथ भी क्या होगी? वो भी चेंज नहीं होगी, वो भी सेम रहेगी। तो इसमें सारे फैक्टर सेम रहते हैं, बस एक इंटेंसिटी को छोड़कर। लेकिन अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि भैया लाइट रे सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रही है, जैसे आपने तो रे ऑप्टिक्स पढ़ ही रखा है, आपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी की हुई है, आपने बोर्ड एग्जाम्स भी दिए हुए हैं। भैया हमारे पास एक फिनोमिनन होता है जिसमें लाइट रे पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट कर जाती है, बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं करती। उस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? हाँ बोलो बोलो, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो, सही बोल रहे थे टोटल यार। इंटरनल रिफ्लेक्शन। भाई वेरी गुड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। आपने ये पढ़ रखा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम लाइट रे को रिफ्रैक्ट होने ही नहीं देते, इधर रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर लाइट रे पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इस केस में हमारी इंटेंसिटी लूज नहीं होगी। फिर जितनी इंटेंसिटी यहां पे है उतनी ही इंटेंसिटी यहां मिलेगी। और यही एडवांटेज होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कि TIR में कोई एनर्जी लॉस नहीं होते। इसलिए हम आजकल TIR ही यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स, जो हमारे इंटरनेट कनेक्शन आ रहे हैं, फाइबर कनेक्शंस, उनमें हम सब ये TIR ही यूज करते हैं। भैया चेक करो पहले, यहां तक क्लियर हुआ रिफ्लेक्शन वाला पार्ट? यस सर। अब आ जाओ ट्रांसमिशन पे, ट्रांसमिटेड रेस पे। इसमें बताओ कौन कौन से फैक्टर्स चेंज होंगे? इंटेंसिटी। वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी एंड भाई स्पीड। वेरी गुड, इंटेंसिटी रिड्यूस हो डिक्रीज हो जाएगी, जाएगी। स्पीड डिक्रीज। स्पीड डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अब वेवलेंथ पे सोचो, वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज। भाई वेरी गुड, वेवलेंथ डिक्रीज होगी, ये आप सबको पता है। अब लेकिन वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? तो भैया इस चीज को मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं, जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया। लेकिन फिलहाल बस आप ये लिख लो कि वेवलेंथ इन अ मीडियम इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब वेवलेंथ डिक्रीज होगी। ये फॉर्मूला भी लिख लो हाथ की याद। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, जब रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। और हमें सिर्फ ये पहले दो फिनोमिनन पढ़ने हैं रे ऑप्टिक्स में। एब्जॉर्प्शन हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन हम पढ़ेंगे अपने एटम्स वाले चैप्टर में, कि भैया लाइट रे कुछ एब्जॉर्ब हुई, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया, तो फिर वो कुछ एनर्जी स्पेक्ट्रम देगा, उसकी बात तब करेंगे हम। साक्षी मैडम चेक करके बताओ, मानसी, जागृति। यस सर। डन। चलो, तो अब बढ़ता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम रिफ्लेक्शन। भाई रिफ्लेक्शन के मैंने आपको बताए थे दो लॉज होते हैं। क्या क्या है दो लॉज रिफ्लेक्शन के?
सबसे पहला लॉ कि भैया Angle of हमारा incidence. एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल Angle ऑफ of रिफ्लेक्शन के reflection. बराबर होगा। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन होती है एंगल बिटवीन, किन दोनों के बीच का एंगल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल Normal. के बीच का एंगल, एंड नॉर्मल के बीच का एंगल। तो हमारा कॉन्सेप्ट सीधा सीधा यही कहता है कि ये वाला एंगल, एंगल आई, और ये वाला एंगल, एंगल आर, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। तो इसी के बेसिस पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था। मैंने कहा था कि अगर एक लाइट रे है और वो प्लेन मिरर पे बिल्कुल परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही है, तो मेरे को बताओ इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। 0 and 1. तो हमें पता है कि अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही है तो मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल के अलोंग चल रही है। मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल आर को भी कितना होना पड़ेगा, 0 डिग्री। तो मतलब इस केस में लाइट रे क्या करेगी, रिट्रेसेस इट्स पाथ। याद रखो जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो भी ये चीज वैलिड होगी कि जब भी लाइट रे मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन करेगी तो वो हमेशा अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट होता है कि भैया हमारी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। अब सेकंड पॉइंट भी समझा देता हूं, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन के साथ क्या होगा, और ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, तो इसको ध्यान से समझो। भाई सपोज ये मैंने ड्रॉ कर दिया है अपना कोई एक प्लेन, ये कौन सा प्लेन हो गया, ये हो गया हमारे पास एक्स वाई प्लेन। भाई मैंने कहा कि सपोज आपने एक्स एक्सिस के अलोंग प्लेन मिरर ले लिया कि भैया ये हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर है, ये लाइट रे ट्रैवल कर रही है, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। तो अगर आप देखो मेरी इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है, तो जो हमारा नॉर्मल होगा वो भी इस एक्स वाई प्लेन के अंदर ही लाई करेगा, और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी इस एक्स वाई प्लेन के अंदर ही लाई करनी चाहिए। इन तीनों का प्लेन अलग अलग नहीं हो सकता, दे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। क्या ये वाला पॉइंट भी क्लियर है, Yes, sir. डन। लेकिन मैंने इसके रिलेटेड अब एक आपको इंपॉर्टेंट चीज समझाई थी, वो इंपॉर्टेंट चीज समझो यार। अगर आप इंसिडेंट रे को देखो, आप इस इंसिडेंट रे को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो। ये इंसिडेंट रे किसी एक डायगोनल डायरेक्शन में आ रही है, तो मैं इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता हूं। एक पार्ट होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसकी वेलोसिटी vx लिख देता हूं, और एक कंपोनेंट होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसको लिख देता हूं vy। तो मेरी इंसिडेंट रे जो ट्रैवल कर रही है किसी एक वेलोसिटी से, उसके दो कंपोनेंट आएंगे, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। सिमिलरली अगर अब मैं नॉर्मल की बात करूं तो ये नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट होगा, नॉर्मल तो पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो नॉर्मल कौन से कंपोनेंट में लाई कर रही है, Vy. वेरी गुड भैया, नॉर्मल तो सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट में लाई कर रही है। चेक करो ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई। अब अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे को पकड़ूं, भैया रिफ्लेक्टेड रे के भी दो कंपोनेंट आएंगे, दो कंपोनेंट रिफ्लेक्टेड रे के भी, एक आएगा एक्स डायरेक्शन में और एक आएगा वाई डायरेक्शन में। आप सिर्फ इतना चेक करके बताओ कौन सा कंपोनेंट रिफ्लेक्शन पे चेंज हो रहा है, एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट। By. Vy. Why? भाई वेरी गुड। तो पहले मेरा एक्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, तो मैंने देखा वो अभी भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो याद रखना मेरा एक्स कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब ये एक्स कंपोनेंट है क्या, भैया एक्स कंपोनेंट मेरे मिरर के पैरेलल वाला कंपोनेंट है। तो ये चीज याद रखना कि जो कंपोनेंट पैरेलल टू द मिरर होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। तो मेरी इमेज की वेलोसिटी इस एक्स कंपोनेंट पर डिपेंड करेगी ही नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा। मेरी इमेज की वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट पे डिपेंड ही नहीं करेगी क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन कौन सा कंपोनेंट चेंज होने वाला है, भैया वाई कंपोनेंट चेंज होगा, और वो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा, एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब 180 डिग्री से चेंज हो जाएगा।
क्योंकि अगर वो नीचे था तो वो ऊपर हो गया। अब ये जो y कंपोनेंट है ये मिरर के लिए कैसा एक्ट कर रहा है भैया, ये मिरर के Right. लिए परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, या फिर ये कह लो कि ये अलोंग दी नॉर्मल चल रहा है। तो बस सीधे सीधे ये याद रखना कि जो भी कंपोनेंट अलोंग दी नॉर्मल होगा या परपेंडिकुलर टू द मिरर होगा, सिर्फ वो कंपोनेंट 180 डिग्री से चेंज हो जाएगा, बाकी सारे कंपोनेंट सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जैसे एक क्वेश्चन था, सीधा साधा क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था, इधर देख लो। मैंने कहा कि सपोज इंसिडेंट रे, हमारी इंसिडेंट रे की वैल्यू है एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप, और मेरे पास नॉर्मल किस में है, नॉर्मल मेरे पास वाई जे कैप में है। तो आप मेरे को रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन लिख के बताओ, रिफ्लेक्टेड रे की क्या इक्वेशन लिखूं मैं? एक्स आई कैप I प्लस cap वाई plus जे Y कैप। तो भाई एक्स आई कैप एज इट इज रहेगा, नॉर्मल कंपोनेंट का वाला जो कंपोनेंट है, नॉर्मल है वाई डायरेक्शन में, तो इसका ये वाई डायरेक्शन कंपोनेंट चेंज हो जाएगा और एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो हो जाएगा प्लस वाई जे कैप। किस्सा खत्म। भाई जैसे नोट डाउन हो जाए बताते चलना। Done. डन सर। डन, चलो बढ़िया। अब इसी के बाद मैंने आपसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या करा था कि यार रिफ्लेक्शन से रिलेटेड भी हमारे पास कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। क्या क्या है? जैसे ये एक प्लेन मिरर है, इस पे कोई लाइट रे फॉल डाउन कर रही है और हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह गिवन है। सपोज मैंने कहा कि ये जो लाइट रे है वो फॉल डाउन कर रही है एट एन एंगल ऑफ, ये एंगल कितना ले लेते हैं, सपोज ये एंगल ले लेता हूं मैं 60 डिग्री, कि ये लाइट रे फॉल डाउन कर रही है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मिरर। तो आपको कैलकुलेट करके बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और मैंने आपको एक चीज बताई थी एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को डिनोट करते हैं डेल से। तो एंगल ऑफ डेविएशन बताओ कितना आएगा इस केस में? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन, चलो कैलकुलेट करके बताओ। Sir, 30, 30 and 120. भाई वेरी गुड। तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, नॉर्मल होता है 90 डिग्री पे, तो नॉर्मल 90 डिग्री पे तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल 30 डिग्री, तो ये कितना आ गया 30 डिग्री। अगर एंगल आई 30 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना होगा 30 डिग्री होगा, तो एंगल आर भी हो गया हमारे पास 30 डिग्री। तो ये मैंने ड्रॉ कर दी रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आर 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन क्या होती थी कि ए अगर हम, 180 माइनस 2y। वेरी गुड, कि अगर हमारा प्लेन मिरर नहीं है तो लाइट रे कैसा जाना चाहती थी भैया, लाइट रे सीधा जाना चाहती थी, लेकिन प्लेन मिरर की वजह से रिफ्लेक्शन हुआ और लाइट रे ने इतने एंगल पे अपना डेविएशन किया। तो इस एंगल को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 180 से ये दो एंगल को माइनस करना है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था 180 माइनस 2y, तो मतलब ये हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, तो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन आ गया 120 डिग्री। सिंपल सादा कॉन्सेप्ट। अगर अब ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं? Yes, sir. चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल जनरल मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन है, कोई मतलब इतना ज्यादा वो नहीं है। क्वेश्चन देखना क्या दे रहा हूं भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो प्लेन मिरर्स हैं, ये मिरर है M1, प्लेन मिरर M1, और ये है हमारे पास प्लेन मिरर M2। और यार इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल गिवन है, दैट इज थीटा। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये लाइट रे इंसिडेंट रे जो 1 है, ये इंसिडेंट रे आई हमारी प्लेन मिरर M1 के पैरेलल ट्रेवल कर रही है। जब ये प्लेन मिरर M1 के ट्रेवल कर रही है, ये M2 पे फॉल डाउन कर रही है, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर ये मिरर M1 पे फॉल डाउन कर रही है, तो ये हमें फाइनल रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है। तो जो ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है वो मिरर M2 के पैरेलल है। क्वेश्चन रिपीट, इंसिडेंट रे M1 के पैरेलल है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, फर्स्ट रिफ्लेक्शन सेकंड रिफ्लेक्शन, जो मेरे पास फाइनल रिफ्लेक्टेड रे आ रही है
वो मिरर M2 के पैरेलल है। बस यही इंफॉर्मेशन गिवन है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। तो ट्राई करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना है भैया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। यार किसी का कोई आंसर नहीं आया। भाई सब लोग ट्राई तो कर रहे हो ना। यस। यस सर। भी ठीक है, ट्राई कर लो, मैंने कहा कहीं खाली ना बैठे रहो भैया। चलो चलो आओ डिस्कस करते हैं। सिंपल क्वेश्चन कैसे था समझो। यार सपोज मैं कह रहा हूं कि ये वाला एंगल, कुछ भी एंगल ले रहा हूं, सपोज ये एंगल, पिछला ऊपर वाला एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज ये एंगल 30 है, तो आपने कहा ये वाला एंगल भी 30 होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 60। 60। तो ये वाला एंगल कितना होगा इंसिडेंटर और मिरर के बीच में? 60। 60। मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि ये मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमेशा सेम होंगे, हमेशा सेम होंगे। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एंगल आई और एंगल आर हमेशा सेम होंगे, इस वजह से। तो बस आपको यही लॉजिक इधर लगाना था। आपको दिख रहा है कहां कहां रिफ्लेक्शन हो रहा है? आपको दिख रहा है कि भैया एक रिफ्लेक्शन तो यहां हो रहा है, तो मैं यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं N1, और एक रिफ्लेक्शन यहां हो रहा है, तो यहां नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं N2। अब भाई सोचो, हमारा मिरर M1 और I पैरेलल रेज है, पैरेलल लाइंस है, तो भैया ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कि दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, थीटा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? ये भी थीटा होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड एंगल सेम होते हैं। सिमिलरली दूसरा लॉजिक, कि भैया अगर मेरे पास दो लाइट रेज हैं, पैरेलल हैं, तो भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, बिकॉज आर और M2 पैरेलल है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो नीचे वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। एक ट्राइंगल में तीनों एंगल थीटा, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री आ जाएगी। क्वेश्चन खत्म। भैया चेक करते रहो, कोई डाउट है तो पूछ लो। Done, sir. डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो यहां तक तो हो गई बेसिक चीजें। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पे, कि रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर्स। कि भैया अगर हम प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन करा रहे हैं,
तो जो इमेज बनेगी वो किस टाइप की इमेज बनेगी। तो मैंने इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखवाई थी आपको, फिर से फटाफट रिकॉल करते हैं कि भैया क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है। तो मेरे को बताओ सबसे पहला पॉइंट, किस टाइप की इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड इरेक्ट। Virtual. Virtual and Virtual erect. वेरी गुड, कि भैया हमारा प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। दूसरा पॉइंट अगर आपको याद हो कि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। थर्ड पॉइंट, कि हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट हमेशा सेम होती है। सिंस ये दोनों हाइट हमेशा सेम होती है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 1. वेरी गुड। मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, लेकिन +1 आएगी या -1 आएगी, Plus. +1 आएगी, क्योंकि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए पॉजिटिव साइन लगता है, तो मैग्निफिकेशन +1। अगर सपोज रियल एंड इन्वर्टेड होती तो हम फिर माइनस साइन लगाते, तो मैग्निफिकेशन विल बी +1। प्लेन मिरर के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन +1। फिर फोर्थ पॉइंट, आपको पता है कि भैया जो इमेज बनती है वो लैटरली इन्वर्टेड बनती है, मतलब इसका लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल था कि अल्फाबेट पी को देख रहा हूं मिरर में, तो हमें ये अल्फाबेट पी इस तरीके से दिखाई देगा। और कोई ये पॉइंट्स याद दिलाओ जो मैंने आपको बताए थे, और क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए थे हमने। Velocity of object is equals to velocity of image. भाई वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसपे हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि यार ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए, तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाएगा तो फिर भैया इमेज को भी मिरर के पास जाना पड़ेगा, तभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम बनेंगे। सपोज मैं कह रहा हूं ये ऑब्जेक्ट है और ये किसी एक वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो भैया इमेज भी फिर उसी वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लोज जाते जा रहा है मिरर के, तो इमेज को भी क्लोजर जाते जाना है मिरर के, तो इसलिए इन दोनों की वेलोसिटी हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो vo इज इक्वल्स टू -vi। लेकिन मैंने इसमें एक चीज ऐड ऑन करा दी थी। क्या ऐड ऑन करा दी थी, मैंने कहा था कि भैया जो भी ये वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, ये किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे हम, मिरर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, मतलब VOM इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ VIM। VIM मतलब VI माइनस VM। यहां तक चेक करो, कोई डाउट तो नहीं है, कंप्लीट करो और मेरे को 1 मिनट दो प्लीज, यहां तक कंप्लीट कर लो आप। भाई कंप्लीटेड, Yes, sir. डन। फिर सिक्स्थ पॉइंट, पहले पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ फिर सारे एक साथ दे दूंगा आपको, मतलब क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर लेंगे। सिक्स पॉइंट मैंने ये बताया था कि अगर कोई पर्सन अपनी फुल इमेज देखना चाहता है प्लेन मिरर में, तो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर कितनी होनी चाहिए, H/2. h/2, जहां पे h किसकी हाइट होगी, पर्सन की हाइट होगी। डेरिवेशन फिर से नहीं करेंगे अब। सेवंथ पॉइंट मैंने बताया था कि अगर कोई पर्सन अपनी पीछे वाली वॉल की पूरी इमेज देखना चाहता है मिरर में, तो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर कितनी होगी इस केस में, h/3 H/3. होगी, जहां पे अब ये h किसकी हाइट होगी, अब ये h होगी हाइट ऑफ द वॉल की। क्लियर है यहां तक का भी पॉइंट, Yeah. डन।
तो पहले ये 7 पॉइंट्स पे वर्क करके देख लेते हैं, बाकी फिर 2 3 पॉइंट्स और किस पे बचेंगे, इंक्लाइन प्लेन मिरर्स, पैरेलल प्लेन मिरर्स, उन सब पे बचेंगे। तो उन सब पे भी डिस्कस कर लेंगे, पहले अब इन 7 पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई आ जाओ, पहले इन 7 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने क्या दिया था 5th पॉइंट के बेसिस पे, मैंने कहा था कि ये एक प्लेन मिरर है। भाई सब लोग इसका आंसर अब सही दे देना, गलती मत करना। ये एक प्लेन मिरर है जो मूव कर रहा है किसी एक वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। प्लेन मिरर एम। यहाँ पे हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये भी मूव कर रहा है किसी एक वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 37 डिग्री से। तो क्वेश्चन में हमने पूछा था वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करनी है। वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करके बता दो। चलो लगो काम पे। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। कंप्लीट करो प्लीज इसे जल्दी। भैया आपको इतना हिंट दे देता हूँ कि हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और मिरर की वेलोसिटी को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है। तो उनको स्प्लिट करो सबसे पहले।
यार क्या हुआ, किसी ने आंसर नहीं दिया अभी तक? सर बस थोड़ा। भाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं सबसे पहले। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आएगी? अगर मैं इसको दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर रहा हूं तो ये तो हो जाएगा 20 cos 37। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? और ये हो जाएगा 20 sin 37। तो भैया हमें पता है cos 37 कितना हो जाएगा। cos 37 4/5। तो ये वाली वेलोसिटी तो आ जाएगी हमारे पास 16 मीटर पर सेकेंड। और ये वेलोसिटी 20 sin 37, sin 37 होता है 3/5। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं देखूं ऑब्जेक्ट की जो ये 12 मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी है वो मिरर के पैरेलल है। मिरर के पैरेलल वाली वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं होती है, तो इसमें तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो इसको तो फिलहाल वैल्यू को साइड में रख दो कि इस वैल्यू के साथ तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। कोमल बिल्कुल सही आंसर, मैंने हम नोटिस किया, आपने आंसर भेज दिया, सही है बिल्कुल। तो मेरे को सिर्फ कौन सी वेलोसिटी चेक करनी है? मेरे को सिर्फ वो वाली वेलोसिटी चेक करनी है जो मिरर के परपेंडिकुलर जा रही होगी। तो मिरर के परपेंडिकुलर हमारी 16 मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी जा रही है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में लिखूंगा 16 मीटर पर सेकेंड, मतलब 16 आई कैप वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर में भी हम क्या करेंगे? इसको दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करेंगे। दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया मैंने, तो इस केस में हमारे पास ये हो जाएगा 30 cos 53। जरा बता दो कितनी कितनी वैल्यूज आ रही हैं 30 cos 53 की? -89 -24J. तो 22 वर्टिकल नीचे वाली आ रही है। 22 कहां से आएगी? 24 आएगी ना फिर Sir, तो। sir 24. हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगी 24 मीटर पर सेकेंड और ये आ जाएगी हमारी 18 मीटर पर सेकेंड। फिर से हमें 24 के साथ कुछ नहीं करना, हमें जो करना है वो 18 वाली वेलोसिटी के साथ करना है क्योंकि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर -18 आई कैप। बस अपने फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और किस्सा खत्म। तो ये हो जाएगा हमारे पास वी ओ माइनस वी एम माइनस ऑफ वी आई माइनस वी एम। भैया सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वी आई की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है। कुछ बच्चों ने आंसर लिखा है +52, कुछ बच्चों ने लिखा है -52। एक बार चेक कर लो +52 आ रहा है या -52 आ रहा है। भाई सर एक मुझे बार पता है रिपीट कि कर दो। ऑब्जेक्ट क्लोजर जा रहा है तो इमेज भी कहां जाएगी? क्लोजर ही तो जाएगी, इमेज भी तो लेफ्ट हैंड साइड ही ट्रेवल करेगी। तो -52 आएगा सॉल्व करने पे, चेक करना। -52 आई कैप। और मैंने कहा था 12 वाली वैल्यू को तो साइड में रख दो, उससे तो कोई चेंजेस होंगे ही नहीं। तो +12 जे कैप, ये फाइनल आंसर हो गया। सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट करना है, डन। अरे मैंने क्या कहा कि हमारे ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटीज हैं। एक है 12 लेकिन वो पैरेलल टू द मिरर है, और एक है 16 जो परपेंडिकुलर टू द मिरर है। अभी मैंने आपको बताया था कि भैया जो मेरी वेलोसिटी होगी पैरेलल टू द मिरर, क्या वो कभी भी चेंज होगी? नहीं, दो। वो कांस्टेंट रहेगी। वो मिरर के मूवमेंट पे डिपेंड करेगी ही नहीं। मिरर मूव करे या ना करे वो उस पर डिपेंड करेगी ही नहीं। तो ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट है जो चेंज नहीं करने वाली। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ 12 से स्पीड से मूव कर रहा है तो मेरी इमेज भी ऊपर 12 की वेलोसिटी से ही मूव करेगी। तो मैंने क्या लिखा? वेलोसिटी ऑफ इमेज में +12 जे कैप, तो मैंने एज इट इज लिख दिया कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। चेक करके बताओ ये क्लियर है? ये याद रखो एरी, इसमें मिरर की वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। तो मेरे को सिर्फ कौन सी वेलोसिटी से को सॉल्व करके अपना फाइनल निकालना है? मेरे को सिर्फ ये परपेंडिकुलर वेलोसिटीज को सॉल्व करके कैलकुलेट करना है। तो वीओ की वैल्यू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी है? 16, पॉजिटिव साइड, तो +16 आई कैप। लेकिन मिरर की कितनी है? मिरर की है -18 आई कैप, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड है। तो वीओ की वैल्यू रख दो, वी एम की वैल्यू रख दो, साइन के साथ रखना। माइनस है तो यहाँ पे -18 लिखोगे, साइन के साथ रखना। सारी वैल्यूज को रखो और वी आई की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो एरी एक बार बताओ, इमेज कहाँ ट्रैवल कर रही है? अगर मेरा ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोजर जा रहा है तो इमेज कहाँ जाएगी? वो भी तो मिरर के क्लोजर जाएगी। तो इमेज कहाँ ट्रैवल करेगी? लेफ्ट हैंड साइड में। तो इतनी चीज लॉजिकल है कि वी आई की वैल्यू माइनस में ही आएगी। तो अगर आप सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो तो एरी एक बार चेक कर लो, -52 आई कैप आनी चाहिए।
यस सर। भैया सब लोग कंप्लीट करो इसे, और कोई डाउट हो तो पूछो। Done, sir. डन, चलो बढ़िया। ये क्वेश्चन है जो एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन घबराना मत भैया, बस 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, इजी क्वेश्चन है। मैंने कल ही आपको लॉज ऑफ मोशन कराया था, तो लॉज ऑफ मोशन से ही रिलेटेड चैप्टर क्वेश्चन है ये। भाई ध्यान देना, इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करके चेक करेंगे। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। इधर 3m, इधर हमारे पास 2m, इधर भी मास m, इधर भी मास m, और बीच में रखा हमने ऑब्जेक्ट। भैया क्वेश्चन की भावनाएं समझो, क्वेश्चन की भावनाएं क्या है। सब फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये जो ऊपर ब्लॉक रखा है ना मास m का, इसके इस साइड हमने कनेक्ट कर दिया है एक प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। अब सिचुएशन को समझो क्या हो रहा होगा। भैया मेरा जो राइट हैंड साइड वाला ब्लॉक m है वो 2m से कनेक्टेड है। अगर वो 2m से कनेक्टेड है तो 2m नीचे जा रहा होगा और ये m इधर स्लाइड कर रहा होगा। दोनों की एक्सीलरेशन सेम होगी। तो सपोज इस एक्सीलरेशन को मैंने कैलकुलेट कर दिया a1। सिमिलरली 3m नीचे जा रहा होगा और ये ब्लॉक m भी इधर जा रहा होगा। सपोज इसकी एक्सीलरेशन मैंने कितनी लिख दी, a2 लिख दी। भैया ये क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? डन। आपको क्या कैलकुलेट करके बताना है? आपको रिलेटिव एक्सीलरेशन कैलकुलेट करके बताना है। रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ द इमेज इन बोथ द मिरर्स, A12 कैलकुलेट करके बताना है। रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ द इमेज, पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ द इमेज इन द मिरर्स। और यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा हूं, सब लोग मैच करेंगे कि भैया ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। लॉस ऑफ मोशन से रिलेटेड है ये। 5g/6, दूसरा है 5g/3, थर्ड ऑप्शन g/3, और लास्ट ऑप्शन दैट इज 17g/6। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। सबसे पहले तो यार मेरे को बस एक चीज रिकॉल करा दो, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, मैं ही सॉल्व करा दूंगा। बस पहले मेरे को एक चीज रिकॉल करा दो। आपको याद है मैंने एक पॉइंट ये भी कराया था आपको कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, आपका सिर्फ क्या मूव कर रहा है, एक प्लेन मिरर मूव कर रहा है किसी एक वेलोसिटी से। सपोज इस वेलोसिटी को मैंने कह दिया v, तो मेरे को बताओ इमेज कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी? जितनी वेलोसिटी से मिरर जाएगा। नहीं हर्ष, अगर मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और मिरर मूव कर रहा है, तो जितनी वेलोसिटी से मिरर मूव कर रहा है ना, उसकी ट्वाइस वेलोसिटी से इमेज मूव करेगी, ट्वाइस वेलोसिटी से। कैसे प्रूफ कर सकते हो? इस फॉर्मूले से देख लो, VO माइनस VM माइनस VI माइनस VM। जरा इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो। VO की वैल्यू 0 क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो VM एज इट इज, VM में कोई चेंजेस नहीं है। मिरर लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है तो इसमें साइन मैं रख दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस V, तो प्लस V हो जाएगा। ये माइनस VI माइनस
वीएम की वैल्यू माइनस माइनस प्लस वीएम। तो अगर आप देखो ये हो जाएगा माइनस वी आई माइनस वी एम, तो वी आई की वैल्यू आप खुद देखो कितनी आ रही है भैया, 2 VM आ रही है माइनस में। चेक करो ये चीज समझ में आई या नहीं आई। यस सर। Yes, sir. पक्का ना। तो ये चीज याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और मिरर मूव कर रहा है तो इमेज उसकी ट्वाइस वेलोसिटी से मूव करेगी। तो यही कॉन्सेप्ट आपको इधर लगाना है। अगर आप देखो आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट तो बीच में रखा हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा, मूव क्या कर रहा है, हमारे दो मिरर्स मूव कर रहे हैं। तो एक चीज तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जब आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे तो उसको डबल करना मत भूलना, क्योंकि इमेज डबल वेलोसिटी डबल एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, A1 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। मैंने आपको कल के लेक्चर में ही समझाया था एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट होगी, एफ नेट एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो अगर मैं A1 कैलकुलेट कर रहा हूं तो भैया A1 के लिए तो एक ही फोर्स लग रहा है नीचे 2mg, अपोजिट कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। टेंशन फोर्स तो इंटरनल फोर्स है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरा एक्सटर्नल फोर्स बस कितना आएगा 2mg, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है m प्लस 2m 3m। तो मेरे को बताओ एक्सीलरेशन कितनी आई मेरे पास 2/3g आई। लेकिन मेरे को इस एक्सीलरेशन को डबल करना पड़ेगा। तो मेरे को बताओ व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ इमेज इन द फर्स्ट मिरर। तो इसका डबल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4/3g। पहले चेक करके बताओ इक्वेशन 1 तक क्लियर है। Yes, sir. बढ़िया भारती, आपका आंसर सही है। ऐसे ही अब मैं क्या करूंगा A2 निकालूंगा। तो A2 के लिए भैया फिर से देखूंगा एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है 3mg लग रहा है बस। तो यहां पे आ जाएगा 3mg डिवाइडेड बाय टोटल मास 4m। मास मास कट गया तो हमारे पास आया 3/4g। लेकिन मेरे को इसका डबल करना पड़ेगा। तो डबल करूंगा तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2g। बस 2 से मल्टीप्लाई किया डबल किया तो 3/2g। बस भैया किस्सा खत्म। अब आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए बोला था। रिलेटिव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है A1 माइनस A2। तो भैया दोनों की एक्सेलरेशन को जरा सब्ट्रैक्ट कर दो, 4/3g माइनस 3/2g। तो एक बात तो क्लियर है, एलसीएम में 6 आएगा ही आएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। बाकी सिंप्लीफाई करके देख लेंगे, क्या पता कट रहा हो एलसीएम। तो एलसीएम आ गया 6। ऊपर चेक करो वैल्यू कितनी आ रही है 8g माइनस कितना आ रहा है 9G. 9G. 9g। लेकिन अब एक चीज आप भूल रहे हो, क्या भूल रहे हो भैया, A1 और A2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो A1 को तो आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे, लेकिन A2 को आप किससे इंडिकेट करोगे, नेगेटिव से इंडिकेट करोगे। तो A2 की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव में रखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये बीच में प्लस हो जाएगा। तो फिर आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा 17g/6। ऑप्शन डी बिल्कुल हर्ष आपका भी सही। भैया चेक करके बताओ कोई दिक्कत। No, sir. बढ़िया। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो यार हमने अभी तक क्या कर लिया, ये 7 पॉइंट्स पे डिस्कस कर लिया कि ये सब पॉइंट्स है जिस। अब आ जाते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट पे जो मैंने आपको बताया था पैरेलल प्लेन मिरर्स के लिए, पॉइंट 8 पैरेलल प्लेन मिरर्स। बस इसी को करके खत्म करेंगे। पैरेलल प्लेन मिरर्स में मैंने आपको बताया था कि यार अगर हमारे पास दो प्लेन मिरर्स पैरेलल हैं और इनके बीच में हम कोई एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो भैया कितनी इमेजेस मिलेगी हमें, इनफानाइट इमेजेस मिलेगी। लेकिन हमें इनफानाइट इमेजेस नहीं कैलकुलेट करनी है, हमें क्या करना है, हमें जो इमेजेस मिल रही हैं 1 2 3 3 4 4 इस तरीके के, उन सब इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है।
तो मैंने आपको तरीका बताया था भैया, देखते जाओ। सपोज मैं कह रहा हूं कि ये डिस्टेंस है ए और ये डिस्टेंस है बी, तो भैया मेरा मिरर्स के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया? मिरर के बीच में डिस्टेंस हो गया ए प्लस बी। अब मेरे को बताओ इस मिरर M1 से ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट का, सेम। भाई मिरर M1 से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है a, तो जो पहली इमेज बनेगी, जो पहली इमेज बनेगी, हमें पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो जो ये पहली इमेज बनेगी I1 डैश या I1, वो भैया कितने डिस्टेंस पे बनेगी? a डिस्टेंस पे बनेगी। सिमिलरली जो ये मिरर M2 पहली इमेज बनाएगा, वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी? वो हमारी बनेगी एट अ डिस्टेंस ऑफ b। तो अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो मेरे को बताओ फर्स्ट इमेजेस के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है? I1 और I1 डैश के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है? 2a प्लस 2b, मतलब 2 कॉमन ले लिया तो आया हमारे पास a प्लस b। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ये हमारा इमेज 1 है, ये सेकंड मिरर के लिए किस तरीके से एक्ट करेगी? इमेज 1 सेकंड मिरर के लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। तो जो ये इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो एक ये सेकंड इमेज बनाएगा, मिरर M2 सेकंड इमेज बनाएगा। तो मेरे को बताओ सेकंड इमेज कितनी दूरी पे बनेगी? तो ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट है तो कितना दूर है ऑब्जेक्ट मेरा मिरर M2 से? a प्लस ए 2a 2a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी। सिमिलरली I1 डैश मिरर M1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। तो चेक करो कितने दूर पे है ऑब्जेक्ट मिरर a M1 के plus लिए? 2. तो 2b b प्लस बी 2b प्लस a, तो ये हो जाएगा a प्लस 2b। अब मेरे को फिर से बता दो I2 और I2 डैश के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है? a प्लस a 2a, 2a plus 2b प्लस 2b 4b, और ये हमारे पास हो गया बेसिकली 4a प्लस 4b। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू a प्लस b? तो मैंने क्या कहा था, हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा और वो जनरल फॉर्मूला क्या आएगा? 2na प्लस बी। मतलब a प्लस बी हमेशा डिस्टेंस बिटवीन द इमेज मिरर्स होगा, और n होगा कि आप कितनी इमेज का बीच का डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो। जैसे आप फर्स्ट इमेजेस के बीच का डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई थी? n की वैल्यू 1 हो गई थी। आप जब सेकंड इमेजेस के बीच का डिस्टेंस निकालना चाह रहे थे, तो n की वैल्यू कितनी हो गई थी? 2 हो गई थी। सिमिलरली अब मेरे को डायरेक्टली बता दो I3 डैश के बीच में फाइनल आंसर कितना लिखूं मैं? 6a plus 2. वेरी गुड, दैट इज 6 इंटू a प्लस बी, बिकॉज इधर n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू a प्लस बी। सर एक बार n रिपीट करना क्या होता है? n क्या है? n है नंबर ऑफ इमेज, कि आप कौन सी दो इमेज के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हो। मतलब फर्स्ट इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हो, सेकेंड इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हो, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ, मतलब जो भी इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हो। तो जैसे फर्स्ट केस में मैं I1 डैश, मतलब ये फर्स्ट इमेजेस थी ना, तो इधर n की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं? 1। तो देखो n की वैल्यू इधर मैंने 1 रखी है, इसलिए सिर्फ 2 आया है इधर 1। सेकेंड केस में मैंने I2 डैश के बीच में निकाली है वैल्यू, मतलब सेकेंड इमेजेस के बीच का डिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो n की वैल्यू कितनी रखोगे? 2। तो मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 a प्लस बी, क्योंकि ये बस n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको और कुछ नहीं करना। सिमिलरली अगर थर्ड इमेजेस के बीच का डिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो 2 इंटू 3 6 इंटू a प्लस बी। ओके सिमिलरली मेरे को फिफ्थ इमेजेस के बीच का डिस्टेंस बताओ कितना आएगा? फिफ्थ इमेजेस के बीच का डिस्टेंस 10a plus b. 10 वेरी गुड, 10a प्लस बी, बिल्कुल सही है। डन। डन। तो भैया वो क्वेश्चन देख लो, फिर से रिपीटिव हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ था। क्वेश्चन था सीधा साधा
कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेन मिरर्स है और उनके बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है। ये दो पैरेलल मिरर्स हो गए। मिरर M1 एंड दिस इज मिरर M2। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं ना कहीं यहाँ पे। ये डिस्टेंस हमें गिवन था 0.2D और ये डिस्टेंस हमें गिवन था 0.8D। तो आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या पूछा था क्वेश्चन ने? फर्स्ट इमेजेस का बीच का डिस्टेंस, सेकेंड इमेजेस के बीच का डिस्टेंस और थर्ड इमेजेस के बीच का डिस्टेंस। इसका आंसर बताओ। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट इमेजेस, सेकेंड इमेजेस एंड द थर्ड इमेजेस? Sir, 2D, 4D and 6D. तो भैया हमें पता है दो मिरर्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1D हो जाएगी। D. वेरी गुड, डी। 0.2 एंड 0.8 डी हो जाएगी। वेरी गुड। तो फर्स्ट इमेजेस के लिए हो जाएगा हमारे पास आंसर 2D, एन की वैल्यू 1। सेकेंड इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4D। और थर्ड इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6D। भाई क्या इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? नो सर। बढ़िया, कंप्लीट कर लो बस यहां तक। Done, sir. डन डन डन। अब बस मैं ये चीज लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन करेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में। भैया इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, और जहां तक है मेरे को आपको याद भी होगा ये वाला इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, कि यार अगर हमारे पास दो प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड है किसी एंगल पे और ऑब्जेक्ट मैं इन दो मिरर्स के बीच में रख रहा हूं, तो हमें कैलकुलेट करना होता है कि कितनी इमेजेस बनेगी। इतनी बात तो क्लियर है कि मोर देन वन इमेजेस मिलेगी। मोर देन वन इमेजेस क्यों मिलेगी? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बीच में ऑब्जेक्ट रख रहा हूं तो भैया इससे लाइट रेज मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट करेगी, और जितनी बार वो रिफ्लेक्ट करेगी उतने टाइम्स वो इमेज बनाती चली जाएगी। तो हमें कैलकुलेट करना है कितनी इमेजेस मिलेगी अगर हमारे पास दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स हैं। तो भैया इसका मेथड क्या था? इसका मेथड था कि सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे। और n की वैल्यू कैसे निकालते थे? 360 डिवाइडेड बाय थीटा। उसके बाद पहले केस में हम चेक करते थे कि ये n की वैल्यू इवन है या फिर ऑड है। अगर n की वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा कितनी बनती थी? N minus n माइनस वन, हमेशा n माइनस वन। सेकेंड केस, अगर n की वैल्यू ऑड है तो इस केस में हमारी i की वैल्यू या तो n भी हो सकती है या या n N माइनस minus वन के बराबर भी हो सकती है। लेकिन n माइनस वन होता था सिमेट्रिक के केस में और n की वैल्यू होती थी असिमेट्रिक के केस में। भाई सिमेट्रिक और असिमेट्रिक याद है आपको? Yes, sir. कि अगर ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल एंगल बाई सेक्टर पे है तो ये क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट कहीं और रखा हुआ है तो वो बन जाएगा असिमेट्रिक। और लास्ट वाला केस था कि अगर n की वैल्यू यार किसी फ्रैक्शन में, किसी डेसिमल में आ रही है, तो हम i की वैल्यू में हमेशा सिर्फ क्या कंसीडर करते थे? उसकी इंटीग्रल वैल्यू कंसीडर करते थे। हम डेसिमल को रिमूव कर देते थे। बस ये नोट डाउन करके खत्म कर दो। सर इसका एग्जांपल देना है फ्रैक्शन वाले से। फ्रैक्शन वाले का बिल्कुल। कोई भी रैंडम एंगल ले लो यार, सपोज एंगल ले लो ये 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री ले लिया तो मेरे को बताओ n की वैल्यू कितनी आएगी? भाई 36, 7.2. 7.2 आ जाएगी। 7.2 आ गई तो आपको क्या करना है? बस डेसिमल को रिमूव कर देना है। तो इस केस में इंटीग्रल वैल्यू कितनी हो गई? 7। चाहे ये 7.9 ही क्यों ना हो जाए, सिर्फ आपको डेसिमल वैल्यू रिमूव करनी है, इंटीग्रल वैल्यू देखनी है सिर्फ। तो दैट विल बी 7। क्योंकि इमेजेस कभी भी डेसिमल में फॉर्म नहीं होती। इमेजेस हमेशा इंटीग्रल, जैसे चार्ज हमेशा इंटीजर नंबर में हो सकता है, या तो 3 या तो 4। 3.1 3.2 इस टाइप का कोई लॉजिक नहीं है नंबर ऑफ इमेजेस में। डन सर। Done, sir. भाई डन डन डन। तो आज भैया यहीं तक रखते हैं।
यहाँ तक ये प्लेन मिरर पूरा खत्म हो चुका है, ये प्लेन मिरर पूरा रिवाइज कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा स्टार्ट हो जाएगा स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, Yes, sir. ओके Yes, sir. भैया, चलो डन। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. टाटा, बाय बाय, Sir. टेक केयर भाई।